नमस्कार सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। अंजू जी नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। भारत माता की जय हो। सर, ये बताइए कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है? अब आप देखिए पठानकोट हमले का जो मास्टरमाइंड था 7 साल बाद सियालकोट में किसी ने उसे गोली मार दी। कितने बुरे दिन आ गए आतंकवादियों के कि पाकिस्तान में भी सुरक्षित नहीं है। अंजू जी देखिए, जो बोया पेल बबूल का तो आम कहां से हुए। ये नफरत की दीवारें जिसको कहते हैं, इब्राहिम लिंकन ने कहा था, दोज दैट प्ले विद द स्वॉर्ड शैल पेरिश विद द स्वॉर्ड। जो सांपों को पालते हैं वो सांपों से ही डसे जाते हैं। ये वो चरमपंथी हैं। अब आपने देखा होगा सियालकोट की एक मस्जिद में गनमैन आए, और गनमैन कौन थे? जो पूरी तरीके से परिचित थे वहां कर की ज्योग्राफी की, वहां के पूरे इलाके की जानकारी रखते थे, और उन्होंने आकर के शातिराना दिमाग से जिस तरीके से हत्या की है, ये साफ मालूम पड़ता था कि वो एरिया से पूरी तरह वाकिफ है। और उन्होंने आकर के इन जैश ए मोहम्मद के सरगना, मैं तो सरगना ही कहूंगा, हालांकि अजहर मसूद उसके सरगना है, लेकिन हमारे लिए ये चोटी के घोषित टेररिस्ट थे। और शाहिद लतीफ ये का कत्ल हो गया। अब आप कहेंगे पाकिस्तान में क्या हो रहा है? ये पके आम की तरह एक के बाद एक टपक रहे हैं। पाकिस्तान ही में नहीं, आप कनाडा में देख लें। इनके तो लगता है वाकई बुरे दिन आ गए। मैं तो चाहूंगा कि, हालांकि मेरा विश्वास तो नहीं है, ज्योतिष में एक ग्रह नक्षत्र की स्थिति होती है, इसको मार्केश कहते हैं, कि जब आदमी मरणासन्न होता है तो ग्रह नक्षत्र ऐसे हो जाते हैं कि जिसके ऊपर कहते हैं मार्केश तो नहीं लग गया है। मार्केश जब लगता है तो फिर उसकी मौत ही होती है, और अधिकांश अकाल मृत्यु होती है। तो इसके ऊपर भी विचार कर ले, कहीं ऐसे तो क्रूर ग्रह तो नहीं आ गए हैं, एक के बाद एक जो है वो खत्म हो टपकते रहे जा हैं। रहे अब टपकते जा रहे हैं, और बदनाम हमें कर रहे हैं, हैं। बदनाम भारत को कर रहे हैं। अरे भारत का क्या लेना देना है? भारत कहां से वहां पे क्रियाशील हो जाएगा? और इनके अपने कर्म नहीं देखते हैं। अपने कर्म अगर आप देख लें, इनका बहुत लंबा चौड़ा इतिहास है अपराध करने का। 1 जनवरी 2016 को जब इन्होंने हमारे हवाई अड्डे पर पठानकोट एयरबेस पे हमला किया था, तो इनके जो गिरोह थे, अगर आप उसको देखें, वहां पर ये पर्चा छोड़ तक करके आए थे कि हमने इसकी जिम्मेदारी ली है, और पर्चे में बड़ी चुनौती वाली भाषा दी थी। वो बाद में जब एनआईए ने विवेचना ली, तब ये तथ्य प्रकाश में आए थे कि इसमें एक उस्ताद जी भी थे। उस्ताद जी भी जो थे, उनका मैं नाम बाद में बताऊंगा, लेकिन जब 4 चरमपंथी एनएसजी और आर्मी के जॉइंट ऑपरेशन में, और ऑपरेशन 1-2 घंटे 1-2 दिन का नहीं, 80 घंटे ये ऑपरेशन चला, तब ये मारे गए थे अबू बकर, उमर फारूक, अब्दुल कय्यूम और नासिर हुसैन। ये 4 मारे गए थे 80 घंटे के इनकाउंटर के बाद। काशिफ जान, जिनको उस्ताद जी कहते थे, ये भी बड़े रकीमे और फील्ड क्राफ्ट के बड़े मास्टर बताए जाते थे। तो इन दोनों के ऊपर एनआईए ने चार्जशीट भी किया है, रेड कॉर्नर नोटिस भी इंटरपोल ने इशू किया है। जो मृतक ये हैं शाहिद लतीफ, ये इतने गंभीर इनके ऊपर प्रकरण है। आपको ये भी याद होगा कि पाकिस्तान की एक टीम आई थी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन में, क्योंकि पाकिस्तान ने साफ इनकार कर दिया था। तो जी आई। पाकिस्तान की टीम आई, पाकिस्तान की टीम ने सर्वे किया, देखा, और कार्रवाई कुछ नहीं की। आरोप तो हम ये भी अब लगा रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम ने आकर के अवांछनीय गतिविधियों में संलिप्त रहे, और एंटी नेशनल एक्टिविटीज में संलिप्त रहे। वो फोटोग्राफ्स और वीडियोस बनाए जिसका कि उनको बनाने का कोई औचित्य नहीं था। अमेरिका ने भी 1000 पन्ने की एक इंटेलिजेंस इनपुट दी है हिंदुस्तान को कि ये इनकी क्रिमिनलिटी है, इनका कम्युनिकेशन आपस में ऐसा था। पाकिस्तान साफ डिनाई करता कि हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। जो एनआईए ने चार्जशीट दी है वो साझा हुई पाकिस्तान, हालांकि इसकी जरूरत नहीं थी। मैं आज भी कहता हूं, वो हमको नहीं करना चाहिए था कि पाकिस्तान ऐसे धूर्त देश को बुलाना, दावतनामा बिल्कुल। दे करके तथाकथित। और आप देखें, पाकिस्तान की जो जिम्मेदारी थी कि हमारी टीम को वहां जाकर के विवेचना करने का अवसर देना चाहिए था, वो अवसर हमें नहीं दिया गया। पाकिस्तान ने आकर के हमारे आवभगत और आतिथ्य को स्वीकारा, अवांछनीय वीडियो बनाए, अवांछनीय फोटो खींचे, और उसके बाद वापस चले गए। और जो इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस दी, उसका कोई जवाब नहीं। जो अमेरिका ने 1000 पन्ने का सबूत इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस के दिया, उसका कोई जवाब नहीं।
और लिंकेज अमेरिका ने साफ कर दिए कि जो इनका कम्युनिकेशन था रिफाए आर्म कराची में, जो चैरिटेबल विंग है जैश ए मोहम्मद का, इन सब का कम्युनिकेशन वहां से होता रहता था। इस सबूत के बावजूद अगर आप पाकिस्तान की सरकार, उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये पाकिस्तान सरकार है, चरमपंथी तो हमारे आपके लिए है, सभ्य समाज के लिए है। पाकिस्तान की तो ये सरकार है और उनके वैल्यूएबल एसेट्स है आईएसआई और पाकिस्तान फौज के, तो वो कैसे ही अपने कमाऊ पूत के ऊपर कार्रवाई करेंगे। ये पाकिस्तान के फौज के वो कमाऊ पूत हैं। अब देखिए विवेचना में क्या निकल के आता है कि जो मारे गए हैं शाहिद लतीफ, हम्म, उनके हत्यारे कौन हैं? हथियार जो इस्तेमाल किए गए वो बहुत ही उच्च कोट के हथियार थे, स्वचालित हथियार थे, और जिस तरीके से घूम-घूम करके उन्होंने 50 राउंड फायर करके उनको छलनी कर दिया। खैर, जैसे होंगे कर्म वैसा होगा फल, तो वो तो बिल्कुल पहुँच गए। अब बाकी तो पहुंच उनकी गए पाकिस्तान की सर, 72 हुरों के जी, पास पहुंच गए। बिल्कुल पहुँच गए, तो उनको तो स्वागत करना चाहिए कि वो तो कहते हैं या तो गाज़ी होंगे या शहीद होंगे। गाज़ी होंगे तो विक्टोरियस, तो इस लोक में आनंद लेंगे, और अगर हम्म, शहीद हो गए तो उस लोक में 72 हूरों का आनंद लेंगे। ये तो बेशर्म लोग हैं ना, ये समझते हैं हाँ, दोनों हाथ में लड्डू और सर कढ़ाई में। उनको ये नहीं मालूम है कि ऊपर जाने के पहले मैं तो उनसे कहता हूँ कि ना मौलाना के पहले आप तो समझते तहज़ीब में तो पहले आप। तो जो हम्म, मौलाना हूरों के हुस्न की बखान करते हैं, पहले एक आध मौलानाओं को भी भेजो ऊपर और भेजो क्या वाक़ई हूरों के दर्शन हुए, यहाँ भूत-प्रेत के दर्शन हुए? या कढ़ाई में कटलेट बनने के दर्शन हुए? ये तो खैर दर्शन शास्त्र का नरक के वो जो परिचा हो, लेकिन उसकी तो दूसरा ही आपको एक शो करना पड़ेगा, तो कौन सा नर्क कितने खंडों में होता है, रौरव नर्क होता है। लेकिन हूरों का जो कंसेप्ट है वो तो ठीक है, आपके अगर है तो आपको मुबारक हो। अभी एक साहब ने, मौलाना ने कहा था कि जो फिलिस्तीन में हो रहा है, हम चाहते हम्म, हैं कि वो कश्मीर में भी करें और जाकर हम्म, के वैसे ही हरकतें करें। तो हमारे जनरल साहब का जवाब आपको बड़ा पसंद आएगा कि मौलाना हम आपका इस्तकबाल के लिए खड़े हैं। आप आइए और आप और आपके साथियों को बिना टिकट 72 हूरों के पास अगर हमने न भेज दिया, तो हमारा नाम नहीं है। तो कोई गलतफ़हमी ना पालें अंजू जी, ये खलील खां के फात्ते उड़ाने के दिन निकल चुके हैं। अब अगर किसी ने दुस्साहस किया, तो बिना हमारे चाहे ही, बिना हमारे हस्तक्षेप किए ही कुछ इच्छा शक्ति भी होती है कि ऐसा श्राप लगा हमारे शहीदों का कि आप वैसे ही निपट गए जैसे आपको निपटना चाहिए था। ये बात है बिल्कुल अंजू जी। बिल्कुल सर, पठानकोट में जो हमला हुआ था उस पे भी तो हमारे 7 जवान शहीद हुए थे। तो 7 साल बाद इसे हिसाब तो चुकता हुआ है। लेकिन सर सबसे मजेदार बात यह है कि पिछले दिनों पाकिस्तान में आप देखो, हाफिज सईद का बेटा कमालुद्दीन लापता हो गया, फिर सुना उसका शव कहीं मिला, फिर एक कैसर था जो उसका बड़ा क्लोज था हाफिज का, वो भी मारा जी, जी, गया, जी। उसको भी किसी ने गोलियों से भून दिया। तो आईएसआई क्या कर रही है? फेल हो गई आईएसआई, अपने ही इन आतंकवादियों को, अपने इन गुर्गों को संभाल ही नहीं पा रही है, उनको उनके गढ़ में आकर लोग भून कर चले जा रहे हैं। कितनी शर्म की बात है उनके लिए। खुद डूब मरना चाहिए। आईएसआई तो बड़ा डंके की चोट पे अपनी फ़िल्में बनवा रही थी, पैसा खर्च कर रही थी और पैसा लोन पे दे रही थी चरमपंथियों को, तालिबान को कल्टीवेट कर रही थी। लेकिन वाह! जब आप अपने घर को ही नहीं बचा पाए, अपने कमाऊ पूत को ही नहीं बचा पाए और कमाऊ पूत को बचा ही नहीं पाए, अंजू जी वो उनके इन्वेस्टिगेशन में किसी को जुर्म सिद्ध भी नहीं करा पाए। आप देखिए जितने घटनाक्रम आपने बताए, क्या एक में कोई आरोपी पकड़ा गया? एक भी आरोपी पकड़ा गया? नहीं पकड़ा गया। किसी पे प्रकाश में कोई अभियुक्त आए? प्रकाश में भी कोई अभियुक्त नहीं आया। प्रकाश में कोई संदिग्ध आए? प्रकाश में कोई संदिग्ध भी नहीं आया। ऐसी लाचारी, मजबूरी, क्योंकि यही काम अगर अंजू जी हिंदुस्तान में किसी थानाध्यक्ष ने किया होता कि न साहब कोई अभी इस जघन्य दिन दहाड़े हत्याकांड में न हमने किसी को सस्पिशियस रोल पे रखा, न संदिग्ध देखा, न हमने अभियुक्त बनाया, न कोई प्रकाश में आया। बताइए ऐसे थानाध्यक्ष का पुलिस अधीक्षक हिंदुस्तान में क्या करेगा? तुरंत कर देगा बर्खास्त कि तुम्हारे यहाँ क्राइम पे क्राइम होता जा रहा है और तुम्हें कुछ मालूम ही नहीं, ये क्या जगह है दोस्तों? न कोई संदिग्ध है, न कोई प्रकाश में आ रहा है, न कोई तुमने आरोपी, न कोई सबूत। इनकी तो जो लाचारी और मजबूरी है, वाकई इन ये दया के पात्र हैं आज की तारीख में आईएसआई और उनके विवेचक। बहरहाल अब अगर अंजू जी इनको जरा सी भी इनके अंदर शर्म हया होगी तो अपने जो टेरर बेसिस हैं उनको खत्म करेंगे, क्योंकि बहुत जल्दी बाढ़ का पानी अभी तक तो जो इनके चोटी के खिलाड़ी थे एसेट्स तक पहुंच रहा है। और जो फिलिस्तीन, हमास और इसराइल में चल रहा है, बेंजामिन
नेतन्याहू ने क्या कहा है कि हम सिर्फ अपनी ही हिफाजत नहीं करेंगे, हम सिर्फ हमास को ही नहीं मिट्टी में मिलाएंगे, बल्कि विश्व में, क्योंकि ये आईएस से भी ज्यादा जलील और थर्ड रेटर्स हैं। इन्होंने जो हरकतें की हैं, बच्चों को बांध करके, उनको जला करके उनका कत्ल किया है, औरतों को न सिर्फ निर्वस्त्र किया, उनका बलात्कार किया, उनकी हत्याएं की हैं। ये होलोकॉस्ट जो हिटलर की जर्मनी के सन 1945 तक हुआ, उससे भी उसके बाद सबसे बड़ा जघन्य हत्याकांड ये हुआ है। तो इजराइल ने तो प्रण किया है कि हमास, आईएसआईएस यानी उनके जितने भी मौसेरे भाई हैं, मौसेरे भाई जितने कहीं पर भी हैं, उनका इलाज अब होगा, और विश्व में कोई भी इनसे पीड़ित है, हम उन सब देशों को मिल करके निजात दिलाएंगे, आईएसआईएस से भी, हमास से भी, हिजबुल्ला से भी, और ऐसे चरमपंथियों के लिए, क्योंकि इनकी गतिविधियां इतनी आपत्तिजनक है कि इनके घर में लोग इनके खून के प्यासे हो गए। और क्यों ना हो, ये चोटी के अपराधी हैं, ये मानव रक्त के प्यासे वो राक्षस हैं जिनकी खुराक ही मानव रक्त है। तो कौन पसंद करेगा? अब तो देश में ही मारे जा रहे हैं बीन बीन करके। सर वजह क्या लगती है आपको, कौन लोग मार रहे होंगे? क्योंकि वो तो रा 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 चिल्लाते हैं ना, भारत का नाम लेते हैं, लेकिन अरे रहा क्या कर दे, करना चाहिए। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, या तो उनके पाप के घर जी, इनके क्या पाप के घड़े पूरा है। पहले आप याद करें, जब डकैतों के गिरोह चलते थे, तो तब तक एका रहता था जब तक डकैती का माल हाथ नहीं आ जाए। जब डकैती का माल, सोना और ये तमाम चीजें आ जाती थी, तब आपस में गोली चलती थी, तब आपस में सोने के लिए, आभूषण के लिए और लूट के माल के लिए। यहां भी यही है, लूट के माल के लिए जब मस्ती है, ये कोई बहुत अनुशासित तो है नहीं, इनमें कोई अनुशासन तो है नहीं। तो डकैत और अपराधियों के गिरोह की तरह जो उनका डीएनए वही इनका डीएनए। तो जब माल आ जाता है, जब लूट खसोट का माल आ गया, तो आपस में तो गोली बंटवारे को लेकर के होनी ही होनी है। वो चाहे सुल्ताना मानसिंह का गिरोह हो, वो चाहे इनका हो, जैश ए मोहम्मद हो, या फिर लश्कर तैयबा हो, लूट खसोट के माल को लेकर के सारी चीजें होती हैं। सर आईएसआई ने जितने भी गुर्गे पाले थे, चाहे वो खालिस्तानी क्यों ना हो, निज्जर को देख लो, खांडा को देख लीजिए, यूके में मारा गया, कनाडा में मारा गया, तो क्या माना जाए, आईएसआई अब बहुत कमजोर हो गई है कि उसके अपने गुर्गों को नहीं बचा पा रही है, या फिर आईएसआई से भी बड़ा खिलाड़ी कोई आ गया है? देखिए, इसमें तीन बातें, तीन संभावना, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे आईएसआई के वैल्यूबल एसेट्स टपक रहे हैं पके आम की तरह। एक होता है कि कच्चा आम, जिसको कंकड़ मारे तो भी नहीं गिरता है, जैसे 10 साल पहले सिचुएशन। एक होता है पका आम, आंधी हिलाई, जरा सा पेड़ हिलाइए, माल भर भरा के सब टपक जाते हैं। आज के जो हालात हैं, जिस तरीके से ये मारे जा रहे हैं, न केवल पाकिस्तान में, न केवल कनाडा में, बल्कि पूरी दुनिया में ये अगर खत्म हो रहे हैं, इसको मैं इत्तेफाक नहीं मानता हूं। कोई न कोई ऐसी चीज है, ग्रह नक्षत्र जिसको कहते हैं, सबके ऊपर मार्केश आ गया हो। मैं बहुत ज्यादा इसमें विश्वास नहीं कर, बहुत ज्यादा कि मैं करता ही नहीं हूं। लेकिन आईएसआई अगर अपने एसेट्स को नहीं बचा पा रहा है, आईएसआई सुरक्षा नहीं दे रहा, जब न बचा पाना तो एक पक्ष है, आप चिन्हित भी नहीं कर रहे हैं, इनको मार कौन रहा है? अगर रा 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 कर रहे हो तो प्रूफ तो कर दो, तो तुम सिद्ध तो कर दो। प्रमाण किसी के पास नहीं है, रा कहने से रा नहीं हो जाता है। आप प्रमाण कर दीजिए, सबूत दीजिए, और जिसकी जो हत्या हुई है, आप सबूत के साथ न्यायालय में पेश कीजिए उसको। वो आप करेंगे नहीं, क्योंकि आपका सबूत नहीं है। तो रारा रारा करने से तो कुछ नहीं होता है। ये जो विलाप कर रहे हैं, ये दुनिया में सिंपैथी, अच्छा इनके लिए रोने वाला कौन है? आप ये बता दें, इनके रोने वाला तो न पाकिस्तान में, न कनाडा में है। इनके परिवार वाले इनके लिए नहीं रोते हैं। जब कभी अंजू जी में शातिर, इस तरीके के शातिर लोगों की मुठभेड़ होती थी, तो इनके माता पिता आकर के मेरे पैर छू करके और मेरे टीका करते थे कि आपने बड़ी कृपा की कि इस पाप और इस अत्याचारी और इस डकैत से निजात दिलाई हमारे परिवार को, हमारे समाज को। इनकी मौत से जग जाहिर है कि सब खुश है, इनका परिवार भी खुश होगा और ये भी खुश होंगे। अरे आखिर 72 हूरों के दर्शन तो न होंगे इनको? ये कौन सा भीग रहे हैं? वो तो हम आप कह रहे हैं कि ये भीग रहे हैं, ये दफन हो जाएंगे और कालांतर में लाश भी समाप्त हो जाएगी, लेकिन ये तो समझ रहे हैं। लेकिन वही है कि बिना मरे 72 हूरों के दर्शन नहीं होते हैं, बिना मरे जन्नत के दर्शन नहीं होते हैं, उसके लिए मरना जरूरी है। तो बस ठीक है, जो मार रहा है वो भी कृपा कर रहा है इनके ऊपर। सर भले ये रारा रो रहे हो और इनको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन ये सब करवा रहा है, लेकिन आप देखिए कि डर कितना होगा इन लोगों के बीच में
कि हम वहीं पर ही सुरक्षित नहीं है जहां पर, जिसे हम सेफ हेवन कहते हैं अपने लिए। आप सोचिए कि ये डर, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है अगर इन सब में इतना डर है, क्योंकि किसी को नहीं पता चल रहा है कि वो ना यूके में सुरक्षित है, ना कनाडा में सुरक्षित है, और ना ही आईएसआई की पनाहगाह में सुरक्षित है। सोचिए जरा उनके डर के बारे में। आप खुद समझ सकती हैं कि ये कुछ छोटे-मोटे जेब कतरे नहीं हैं। हम्म। ये विश्व स्तर के, ये वर्ल्ड लेवल प्लेयर्स हैं ये। ये अंतरराष्ट्रीय स्तर के कुख्यात आतंकवादी चरमपंथी टेररिस्ट हैं। और ये अगर जगह-जगह बीन-बीन के मारे जा रहे हैं, आप ये मान के चलिए इनकी रातों की नींद और भूख-प्यास खत्म हो चुकी होगी। ये सोचते हैं किस तरीके से ज़मीन के अंदर घुस जाएँ, जिससे कि आतताई हत्यारे इनके गले तक ना पहुँचे। लेकिन बकरे की माँ कब तक खैर मनाए? जिस तरीके से अगर आप पैटर्न देख रही हैं, एक के बाद एक सब पके हुए आम की तरह नीचे गिर रहे हैं, मुझे लगता है कि इन सब के बुरे दिन आ गए हैं। और अभी तो क्या था, अभी तो बुरे दिन आए थे, ब 5 दिन पहले क्या सिचुएशन थी और 5 दिन के बाद क्या सिचुएशन आए। आज पूरी दुनिया में जनरल अलर्ट हो गया है। ये जिस बिल में भी होंगे, उस बिल में पेट्रोल और मट्टी का तेल डाल करके उसमें लगाई जाएगी आग। और जितने भी चरमपंथी हैं, ये चूहों की तरह बाहर आएँगे और इनको बीन-बीन करके समाज और लोकल पुलिस पकड़ करके करेगी कानून के हवाले। इनकी उल्टी गिनती बहुत पहले शुरू हो गई थी। इनकी उल्टी गिनती बहुत पहले शुरू हो गई थी अंजू जी। अब वक़्त आ गया हिसाब करने का इनके पाप, गुनाह और अपराधों का। सर, ट्रूडो ने निज्जर के मामले में भारत पर आरोप लगाया अपनी संसद के अंदर खड़े होकर। आप देखिए, भारत ने सबूत मांगे, आज तक सबूत नहीं दे पाया है, लेकिन आरोप लगाया था। और फिर आप देखो वहां पर वो जो सिख फॉर जस्टिस वाला पन्नू है, किस तरह की बकवास वो करता रहता है वीडियो बना बनाकर। अभी भी उसने हमास के हमलों के बाद से ये कहना शुरू किया कि भारत में भी ऐसा होगा, और उसकी प्रॉपर्टी एनआईए ने सीज भी की थी। अब देखिए कि जितने ये डरे हुए उतने ही ज्यादा ये बिलबिला रहे हैं। देखिए, गुरपतवंत सिंह पन्नू के मानसिक संतुलन के बारे में तो ज़रा मुझे सोचना पड़ेगा। ये व्यक्ति सामान्य मानसिक संतुलन वाला नहीं है। एक मनोवैज्ञानिक बीमारी होती है, चर्चा फिर करेंगे। लेकिन ऐसे सनकी, झपकी, बकलोल इनकी भी एक मार्केट होती है। तो गुरपतवंत सिंह पन्नू सिख फॉर जस्टिस की बात, उनके जो बयान है, उनकी प्रॉपर्टी ज़ब्त हो गई, लेना 1 न देना 2, वहाँ से भौंक रहे थे, इलाज यहाँ हो गया हिंदुस्तान में। कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर साहब जैसे हमारे हिंदुस्तान के कुछ दो कौड़ी के घटिया नेता होते हैं, जो अपनी वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए, तुष्टीकरण के लिए वो कुछ भी अंडे-बंडे बोल देंगे। माननीय त्रिदेव साहब, आप प्रधानमंत्री हैं कनाडा के, आरोप लगाने से पहले ज़रा होमवर्क कर लेना चाहिए था। आपके पास सबूत होता तभी आपको सदन के अंदर बयान देना चाहिए। उनकी गंभीरता और उनके होमवर्क का तो इस बात का प्रमाण है कि इन्हीं प्रधानमंत्री महोदय ने इसी कैनेडियन पार्लियामेंट में उसके आसपास कुछ दिन पहले, अभी हाल की ही बात है, कि नाज़ी जर्मनी के होलोकॉस्ट के एक बहुत बड़े अपराधी का सम्मान किया था, अभिनंदन किया था। ये तो दिखाता है अंजू जी कि हम किसी को चपरासी की पोस्ट भी देते हैं तो उसका वेरिफिकेशन, उसकी जानकारी, उसका बैकग्राउंड चेक करते हैं। कैनेडियन पार्लियामेंट में जो होलोकॉस्ट का मुजरिम था, शातिर अपराधी था, उसको कनाडा की सबसे बड़ी सिविलियन ऑनर दे रहे हैं। पूरी पार्लियामेंट खड़ी होकर के उसका अभिनंदन कर रही है। अरे शर्म आनी चाहिए, बिना होमवर्क की आप लोग कर रहे हैं। तो जब ऐसे प्रकरण में आपकी ये त्रुटि और चूक हो सकती है, तो निज्जर के मामले में हमें भी लगता है कि उनको दिखाई ये पड़ा कि हम एक बार बस ना कर दें और आरोप लगा दें, भले ही आरोप मिथ्या हो, हम प्रमाण न दे सके, लेकिन राजनीतिक लाभ तो मुझे मिल जाएगा, मेरी गद्दी तो सुरक्षित रह जाएगी। तो कुछ हमें याद आता, हमारे भारत में भी ऐसे कुछ अदूरदर्शी, सत्ता लोलुप जो लोग हैं, कुछ ग्रह कॉमन होंगे, इनके भी, त्रिदू साहब के भी और ऐसे थर्ड क्लास नेताओं के। तो आपने देख लिया कि गैर जिम्मेदाराना अगर आदमी तब था जब आपने होलोकॉस्ट के अपराधी का अभिनंदन किया, तो आपने निज्जर के लिए भी अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए एक आरोप लगा दिया। प्रधानमंत्री हैं आप, विकसित देश के प्रधानमंत्री हैं, रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस आपके नीचे है, जो कि एक बहुत उत्कृष्ट पुलिस बल माना जाता है। आप नहीं निकाल पाए। आप तो आई-5 के सदस्य भी हैं। आई-5 तो सबसे बड़ी जागरूक है। लोग कहते हैं कि कान में फुसफुसाया है अगर पति-पत्नी ने, उसको छोड़ दें, बाकी कोई भी कम्युनिकेशन, व्हाट्सएप, एसएमएस, ईमेल और वार्तालाप, वो सब आई-5 के पास आ जाता है।
कहाँ गया I-5 महाराज? सबूत तो दीजिए। रा 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 आप भी कर रहे हैं। सर, जो एनआईए की लिस्ट में मोस्ट वांटेड आतंकवादी हैं, उन सब का एक-एक करके सफाया हो रहा है, चाहे वो कहीं भी रहे। आईएसआई के लिए आप क्या दो टूक सलाह देंगे इस वक्त? बहुत डरी होगी आईएसआई भी इस वक्त। खिले जरूर, मगर हम जंगलों में ही सूख गए। हम वो अफसर हैं जो फाइलों में ही सूख गए। इनका जो बाहर का समय था वो खत्म हो गया। बाहर का समय कब था? जब ये अफगानिस्तान में थे और यूएसएसआर की लड़ाई में सीआईए ने इनको खूब माल असबाब टेक्नोलॉजी से भरपूर दिया। और अमेरिका ने ही नहीं दिया अंजू जी, जो जो नेटो में थे सबने अपनी टेक्नोलॉजी से इनको दिया। तो एक थर्ड क्लास डकैत और आपराधिक एजेंसी जिसका नाम आईएसआई था, वो एक अपने को अंतरराष्ट्रीय इंटेलिजेंस एजेंसी मानने लगी। खैर ठीक है, 4 दिन की चांदनी है, उसके बाद धूप अंधेरा। अब इनके धूप अंधेरा दिख रहा है। तब जो टेक्नोलॉजी इनको मिली थी यूएसए सीआईए से, MI5 यूके से, जापान से, जर्मनी से, ऐसा कौन सा पावर था जिसने आईएसआई को टेक्नोलॉजी नहीं दी? वो टेक्नोलॉजी अब हो गई खत्म, पुरानी हो गई। यहां तक कि जो इनको इक्विपमेंट मिला था उसकी ये सर्विसिंग और मरम्मत भी नहीं कर सकते हैं। तो ढाक के 3 पात, आपको रोल्स रॉयस मिल गई थी, आज रोल्स रॉयस में जो है इंजन ज्यादा चल गया है, फ्यूल आपके पास पेट्रोल है नहीं, तो रोल्स रॉयस तो कबाड़ा हो गई। अब वापस आ जाइए, पुनः मूशिका भव, बैलगाड़ी पे आ जाइए अब आप। तो ये टेक्नोलॉजी जो इंटेलिजेंस की है, इसकी भी मियाद अंजू जी 1 साल होती है। अमेरिका के जाने के बाद और सारी टेक्नोलॉजी, वो तो पहले यूएसएसआर के जाने के बाद तो बाकी टेक्नोलॉजी चली गई, और अमेरिका के दोबारा जाने के बाद जो बची कुची भीख थी वो भीख भी खत्म हो गई। इनकी इंटरनल ये कैपेसिटी नहीं है कि ये कोई टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकें या कोई सर्वेलेंस कर सकें। इसलिए भीख का कटोरा लेके आगे खड़े हैं। दयनीय स्थिति है, तो ठीक है, बहुत अच्छा है दुनिया के लिए और सबके लिए। सर, नेतन्याहू ने कहा है कि वो हमास जैसे आतंकवादी संगठन कहीं भी हो दुनिया में, उनके मौसेरे भाइयों को भी खत्म करेंगे। याद कीजिए 2008 का मुंबई आतंकवादी हमला, हाफिज सईद उसका मास्टरमाइंड था। आज भी वो पाकिस्तान में जिंदा है। उसका बेटा मारा गया है, उसका एक क्लोज एसोसिएट मारा गया है, लेकिन वो जिंदा है। और अब जो नेतन्याहू कह रहे हैं, तो उसके बाद तो आईएसआई को और अलर्ट होने की जरूरत है, या हाफिज को और ज्यादा डरने की जरूरत है, क्योंकि 2008 के वक्त भी कहा था नेतन्याहू ने कि अगर हिंदुस्तान हिम्मत करता है तो वो पाकिस्तान को ठोकने की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि उनके नागरिक भी मुंबई हमले में मारे गए थे। और इसराइल के बारे में कहा जाता है कि वो एक ऐसा कंट्री है जो अपने एक भी नागरिक की मौत का बदला लेने से पीछे नहीं हटता है। तो अब अगर वो इन हमास के मौसेरे भाइयों को भी निपटाने में है, तो फिर तो हाफिज सईद का नंबर भी कभी भी लग सकता है। अंजू जी, आपने जो बात कही है उसमें तार्किक बल है। पहली चीज तो ये थी कि आप 9/11 न भूल जाएं, उसमें भी बहुत यहूदी मारे गए थे, बहुत भारतीय मारे गए थे, बहुत अमेरिकी मारे गए थे। और अगर आप इसको देखें कि 9/11 में कौन था? अल-कायदा। और अब आपने पाकिस्तान के हाफिज सईद की बात की, 26/11 पे बात कर लें हम। चबार्ड हाउस जो मुंबई में जहां पे जूस का कत्लेआम किया गया था, जिस तरीके से बच्चों की, महिलाओं का कत्ल हुआ था। आप सही कह रही हैं कि जो इनकी एक मोटो होता है कि द एनिमी ऑफ इज़राइल कैन नॉट लिव इन पीस एनीवेयर इन द वर्ल्ड, तो उसके लिए तो ये तैयार रहे। लेकिन अंजू जी, मैं आपको उसका एक विलोम बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ ऐसे धूर्त नेताओं की कमी नहीं है। ओसामा जी, हाफिज जी, जो आदर और सम्मान की इतना पराकाष्ठा, जिन्होंने अपने माता पिता के आगे जी नहीं लगाया होगा, अपने गुरु के आगे जी नहीं लगाया, हाफिज जी, ओसामा जी। तो उन जी लोगों की जो फिफ्थ कॉलमिस्ट हैं, जो ऐसा उनके अंदर मन मस्तिष्क में ऐसा मोह है इन अपराधियों के प्रति, उनसे भी आपको सतर्क रहना है। लेकिन ये नपुंसक नेता, ये नपुंसक वक्तव्य कोई माने नहीं रखते हैं। आज अगर इज़राइल नहीं, पूरे विश्व ने कमर कस ली है कि चरमपंथियों का अंत होना है, तो मैं समझता हूं कि अंत आज जितना नजदीक इन चरमपंथियों के है, उतना पहले कभी मुझे नहीं दिखा है। 9/11 के बाद भी नहीं दिखा था, क्योंकि आज अमेरिका इज़राइल एक है, भारत एक है, पूरा विश्व आजिज आ गया इनकी हरकतों से। एक आपराधिक, देखिए, वैल्यूएबल एसेट्स किसके हैं? पाकिस्तान के।
पाकिस्तान क्या है? जो अपराधियों को पाले, हमारे गुरुजन कहते थे, जो अपराधियों को पाले वो अपराधियों का गिरोह का सरगना है। तो गैंग लीडर तो पाकिस्तान है, फेल्ड स्टेट होने के साथ साथ बिल्कुल खत्म हो चुका है। इनके प्राइम मिनिस्टर की औकात आपको मैं बता दूं, इनकी औकात ये है, एक तो केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर, तुम सरकारी दौरे पे गए, अपने परिवार को सरकारी खर्चे पे लेके तुम गए ईफिल टावर में, तुमने जाकर के खाना खाया और तुम्हारे खाने का पैसा वहां की एम्बेसी पाकिस्तान, जो खुद भी दिवालिया है, इतने बेशर्म जहां करके राजनेता हो, जो कि कंगाल देश के राज की खर्चे पे जाए घूमने, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी, रेस्टोरेंट में खाना खाओ, उसका भी बिल वहां की एम्बेसी दे। आप समझ सकती इनका नैतिक स्तर किस नीचे तक आ गया। पहले भी ऐसे इन्होंने कोई कीर्तिमान ईमानदारी के नहीं रखे थे, और आज तो बिल्कुल रसातल में जा चुका है। तो सर अब तो इंतजार रहेगा कि कब ये पन्नू का नंबर लगता है जो बहुत बिलबिला रहा है, दूसरा हाफिज सईद का नंबर कब लगता है। ये सब चरमपंथी है जिनको निपटाने का बीड़ा अगर इजराइल ने उठा लिया है तो फिर आप सही कह रहे हैं कि इनका अंत बहुत नजदीक नजर आ रहा है। आपने सर इस मामले पर विस्तार से जानकारी दी, मेरे लिए वक्त निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम। नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू अंजू जी। जय हिंद।